Hello everyone. Today in this video we are going to understand the question and answers of fourth chapter. The name of the chapter is materials, metals and non-metals. Okay, so let's start with question number 1. Which of the following can be beaten into thin sheets? इनमें से किसे thin sheets में बदला जा सकता है? यहाँ केवल एक ही ऑप्शन है ए जिसमें लिखा हुआ है जिंक और ये एक मेटल है, बाकी सभी नॉन मेटल हैं और मेटल्स को ही केवल थिन शीट्स में बदला जा सकता है। तो इसका जो आंसर है वो है ए जिंक। नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ए ऑल मेटल्स आर डक्टाइल, सभी मेटल्स डक्टाइल होती हैं। डक्टाइल का मतलब होता है खींच करके लंबे तार बनाना, वायर बनाना। मेटल्स को बनाया जा सकता है लेकिन सभी मेटल्स को नहीं, तो ये नहीं है सही आंसर। बी ऑल नॉन मेटल्स आर डक्टाइल, नॉन मेटल्स डक्टाइल होती हैं? नहीं होती, ये भी रॉन्ग है। सी जनरली मेटल्स आर डक्टाइल, हाँ ये सही आंसर है। जनरली जो है सभी मेटल्स डक्टाइल होती हैं, कुछ कुछ को छोड़ के, तो ये आंसर सही है। नाउ कम टू दी थर्ड क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। ए फॉस्फोरस इज अ वेरी डैश नॉन मेटल। फॉस्फोरस जो है वो एक नॉन मेटल है, वेरी रिएक्टिव, तो यहाँ पर आएगा रिएक्टिव। बी मेटल्स आर डैश कंडक्टर्स ऑफ हीट, गुड, यहाँ आएगा गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ हम लिखेंगे इलेक्ट्रिसिटी। सी आयरन इज रिएक्टिव देन कॉपर, आयरन जो है वो कॉपर से रिएक्टिव होती है मोर, ज्यादा, तो यहाँ हम लिखेंगे मोर। डी मेटल रिएक्ट विथ एसिड्स टू प्रोड्यूस, मेटल जो हैं वो एसिड से रिएक्ट करके क्या प्रोड्यूस करती हैं? हाइड्रोजन गैस। नाउ कम टू द फोर्थ क्वेश्चन जो कि ट्रू फॉल्स है। हमें टी ट्रू के लिए और एफ फॉल्स के लिए लिखना है यहाँ पर। जनरली नॉन मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड, जनरली जो है नॉन मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट करती हैं, नॉन मेटल्स रिएक्ट नहीं करती, तो इसका आंसर आएगा फॉल्स, एफ। बी सोडियम इज अ वेरी रिएक्टिव मेटल, यस सोडियम बहुत ही रिएक्टिव मेटल है, ट्रू। कॉपर डिस्प्लेसेस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर जिंक को उसके जिंक सल्फेट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन जिंक, जिंक से कम रिएक्टिव है तो वो जिंक को नहीं हटा सकता, फॉल्स। और डी है कोल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, कोयले से हम वायर्स बना सकते हैं, नो नॉन मेटल से हम वायर्स नहीं बना सकते, तो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। नाउ कम टू द फिफ्थ क्वेश्चन। सम प्रॉपर्टीज आर लिस्टेड इन द फॉलोइंग टेबल, इस टेबल में कुछ प्रॉपर्टीज लिखी गई हैं, यहाँ देख सकते हैं आप, अपीयरेंस, हार्डनेस, मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी, और भी है नीचे, हीट कंडक्शन, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो हमें क्या करना है? डिस्टिंग्विश बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्रॉपर्टीज़, इन प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर हमें मेटल्स और नॉन मेटल्स में अंतर करना है, डिफरेंस लिखना है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए देखिए इसका जो आंसर है वो प्रॉपर्टीज़, फर्स्ट हम लेते हैं अपीयरेंस। तो मेटल्स जो हैं अपीयरेंस में लस्ट्रस होती हैं, यानी कि चमकीली होती हैं, नॉन मेटल्स डल होती हैं, थोड़े गंदले से धुंधले से कलर की होती हैं। हार्डनेस की हम बात करें तो मेटल्स हार्ड होती हैं जबकि नॉन मेटल्स सॉफ्ट होती हैं। मेलिएबिलिटी यानी हम उन्हें पीट करके पतली चादरों में बदल सकते हैं, तो ये प्रॉपर्टी जो है ओनली मेटल्स में होती है। मेटल्स हैव प्रॉपर्टी ऑफ मेलिएबिलिटी बट नॉन मेटल्स डू नॉट हैव अ प्रॉपर्टी ऑफ मेलिएबिलिटी। चलिए आगे की प्रॉपर्टीज़ की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है डक्टिलिटी, यानी कि उन्हें खींच करके लंबे तार बनाना। तो मेटल्स हैव प्रॉपर्टी ऑफ डक्टिलिटी, मेटल्स को हम बना सकते हैं, वायर्स में बदल सकते हैं, बट नॉन मेटल्स डू नॉट हैव द प्रॉपर्टी ऑफ डक्टिलिटी, नॉन मेटल्स में ये प्रॉपर्टी नहीं होती। हीट कंडक्शन की अपन बात करते हैं तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, वो हीट को, गर्मी को एक एंड से दूसरे एंड तक अच्छे से ले जा सकती हैं, लेकिन नॉन मेटल्स जो हैं वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट, वो अच्छी कंडक्टर नहीं होती हैं हीट की। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की हम बात करते हैं तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन नॉन मेटल्स जो हैं वो बैड कंडक्टर होती हैं इलेक्ट्रिसिटी की, उनमें अच्छे से करंट नहीं बह सकता। चलिए
नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ क्वेश्चन नंबर 6. गिव रीजन्स फॉर द फॉलोइंग. इन नीचे जो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं इनके पीछे जो भी रीज़न है वो हमें यहाँ पर समझाने हैं. ए है एल्यूमिनियम फॉइल्स आर यूज्ड टू रैप फूड आइटम्स. एल्यूमिनियम की फॉइल्स को ही फूड आइटम्स को रैप करने में काम में लिया जाता है. बी इमर्सन रोड्स फॉर हीटिंग लिक्विड्स आर मेड अप ऑफ मेटालिक सब्सटेंसेस. इमर्सन रोड्स यानी कि जो पानी गर्म करने की या जो दूसरे लिक्विड्स होते हैं उनको गर्म करने की जो रोड होती हैं वो मेटालिक सब्सटेंस की बनाई जाती हैं. सी है कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन. कॉपर जिंक को उसके साल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस नहीं कर सकता, नहीं हटा सकता. और डी है सोडियम एंड पोटेशियम आर स्टोर्ड इन केरोसिन. सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन में क्यों स्टोर किया जाता. सबसे पहले ए का आंसर देखते हैं कि फूड आइटम्स को रैप करने के लिए एल्यूमिनियम की फॉइल्स क्यों बनाई जाती हैं. तो इसका आंसर है एल्यूमिनियम इज़ मेलेबल एंड कैन बी ड्राउन इनटू थिन शीट्स. एल्यूमिनियम जो है वो बहुत ही ज़्यादा मेलेबल होती है, यानी कि उसको हम पीट करके पतली चादरों में बदल सकते हैं. हैंस इसीलिए एल्यूमिनियम फॉइल आर यूज्ड टू रैप फूड आइटम्स. एल्यूमिनियम की जो फॉइल्स हैं उनका यूज़ किया जाता है फूड आइटम्स को रैप करने में. चलिए नेक्स्ट जो था वो बी कि इमर्सन रोड्स में हम मेटेलिक सब्सटेंसेस क्यों यूज़ करते हैं. इमर्सन रोड्स फॉर हीटिंग लिक्विड्स आर मेड अप ऑफ मेटेलिक सब्सटेंसेस बिकॉज मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट. मेटल्स जो हैं वो हीट की अच्छी कंडक्टर्स होती हैं एंड इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी की भी. और ये दोनों प्रॉपर्टीज़ इन्हें इमर्सन रोड्स बनाने के लिए बहुत यूज़फुल होती हैं. सी को हम देखें तो सी में पूछा जा रहा था कि कॉपर जो है जिंक सॉल्यूशन से जिंक को क्यों डिस्प्लेस नहीं कर सकता. तो इसका आंसर यूँ है कि कॉपर एक वीकर मेटल है देन जिंक. जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है तो जिंक को वहाँ से नहीं हटाया जा सकता. कॉपर कमज़ोर है, जिंक थोड़ी ज़्यादा रिएक्टिव है, यूँ समझ लीजिए ज़्यादा ताकतवर है, तो जिंक के सॉल्यूशन में से उसे नहीं हटा सकते. कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक. कॉपर जिंक को नहीं हटा सकता फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन बिकॉज जिंक इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर. जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर की तुलना में. चलिए नेक्स्ट है डी कि सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन में क्यों स्टोर करके रखा जाता है. देखिए सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन में स्टोर करके इसलिए रखा जाता है क्योंकि सोडियम एंड पोटेशियम आर हाईली रिएक्टिव. सोडियम और पोटेशियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं. हाईली रिएक्टिव मेटल्स विच रेडिली रिएक्ट्स विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन एंड कैच फायर. जो कि तुरंत एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से रिएक्ट करके आग पकड़ लेती हैं, इसलिए इसे हमेशा केरोसिन में रखा जाता है. नाउ कम टू द 7th क्वेश्चन विच इज़ कैन यू स्टोर द लेमन पिकल इन एन एल्यूमिनियम यूटेंसिल. क्या आप लेमन पिकल को, नींबू के अचार को एल्यूमिनियम के यूटेंसिल में यानी एल्यूमिनियम के बर्तन में रख सकते हैं. एक्सप्लेन, समझाइए. तो इसका आंसर है नो, नहीं रख सकते हम. बिकॉज पिकल कंसिस्ट ऑफ एसिड. पिकल में यानी कि अचार में एसिड्स होते हैं विच रिएक्ट विथ एल्यूमिनियम, जो कि एल्यूमिनियम से रिएक्ट कर लेंगे टू प्रोड्यूस साल्ट एंड हाइड्रोजन. साल्ट और हाइड्रोजन बनाने के लिए. इसीलिए हम किसी भी मेटल की यूटेंसिल का यूज़ नहीं करेंगे पिकल को स्टोर करने के लिए. नाउ कम टू द 8th क्वेश्चन विच इज़ अ टेबल. मैच दी सब्सटेंसेस गिवन इन कॉलम ए विद देयर यूजेज गिवन इन कॉलम बी. कॉलम ए में कुछ सब्सटेंसेस दिए हुए हैं, गोल्ड, आयरन, एल्यूमिनियम और भी है नीचे, तो उन्हें उनके जो बी कॉलम में लिखे हुए यूजेस हैं उनसे मैच करने हैं. तो देखिए यहाँ पर हम समझते हैं टोटल कितने दिए हुए हैं, 6. गोल्ड है तो गोल्ड यानी कि सोना, आप जानते हैं इसका जो यूज़ है वो ज्वेलरी बनाने में किया जाता है. आयरन है, आयरन का यूज़ ज़्यादातर जो है मशीनरी बनाने में किया जाता है. एल्यूमिनियम की आप जानते ही हैं शीट्स बनाने में किया जाता है जो कि फूड आइटम्स को रैप करने में काम आती हैं. रैपिंग फूड में काम आता है एल्यूमिनियम. कार्बन की हम बात करें तो कार्बन मेनली फ्यूल्स में होता है जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम्स वगैरह. कॉपर की हम बात करें तो कॉपर इलेक्ट्रिक वायर, आपने देखे होंगे अपने घरों में, इलेक्ट्रिक वायर्स में कॉपर का ज़्यादातर यूज़ होता है. और मरकरी ऑब्वियसली थर्मामीटर्स में यूज़ होती है. आप इस क्वेश्चन के आंसर को, इस मैचिंग टेबल को इस तरह ही बना सकते हैं जैसे कि यहाँ पर बनाई हुई है. हम ए और बी कॉलम बनाएंगे और ए में जो गोल्ड है, गोल्ड के सामने ही उसका जो सही मैच था डी, ज्वेलरी, उसे लिख देंगे, लेकिन यहाँ हम डी ही लगाएंगे. इसी तरह से आयरन के सामने मशीनरी लिख देंगे, एल्यूमिनियम के सामने रैपिंग फूड लिख देंगे, देन कार्बन के सामने फ्यूल, कॉपर के सामने इलेक्ट्रिक वायर और मरकरी के सामने थर्मामीटर. हमें फिर इस तरीके से लाइन्स बनाने की ज़रूरत नहीं है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 9.
व्हाट हैपन्स व्हेन, क्या होता है जब ए डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को पाउर्ड ऑन ए कॉपर प्लेट, एक कॉपर प्लेट पर पटका जाता है। और बी है आयरन नेल्स, लोहे की कीलें आर प्लेस्ड इन ए कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाली जाती हैं। राइट वर्ड इक्वेशंस ऑफ द रिएक्शंस इन्वॉल्व्ड, इनमें जो भी रिएक्शंस हो रही हैं उनकी हमें इक्वेशंस भी यहाँ पर लिखनी है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। सबसे पहले ए कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को जब कॉपर प्लेट पर डालते हैं तो क्या होता है। यहाँ इसका आंसर है नो रिएक्शन ऑकर्स, कोई रिएक्शन नहीं होगी, बिकॉज क्योंकि कॉपर डज नॉट रिएक्ट विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, कॉपर जो है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट नहीं करता है। चलिए इसकी रिएक्शन देखते हैं। Cu कॉपर प्लस H2SO4 डाइल्यूट, जो सल्फ्यूरिक अम्ल है डाइल्यूट वो दोनों प्लस होते हैं, तो सामने नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगी। बड़ा आसान है, हम लिख सकते हैं। चलिए इसी का बी देखते हैं कि आयरन को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डालेंगे तो क्या होगा। देखिए आयरन इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर, आयरन जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो वो कॉपर को हटा देगा और आयरन खुद उस सॉल्यूशन में सल्फेट के साथ जुड़ जाएगा। व्हेन आयरन नेल्स आर प्लेस्ड इन ए कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, आयरन डिस्प्लेसेस कॉपर, आयरन जो है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है और खुद उसके साथ जुड़ जाता है और कॉपर अलग हो जाता है। अब यहाँ देखिए ये कॉपर सल्फेट का जो कलर होता है वो होता है ब्लू, और जब इसमें फेरस सल्फेट बनता है तो फेरस सल्फेट का जो कलर होता है वो होता है ग्रीन, तो यहाँ पे कलर भी चेंज हो जाता है ब्लू से ग्रीन। स्लोली द ब्लू कलर ऑफ द सॉल्यूशन टर्न्स इनटू ग्रीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, सलोनी टुक ए पीस ऑफ बर्निंग चारकोल, सलोनी एक बर्निंग जलता हुआ चारकोल का टुकड़ा लेती है एंड कलेक्टेड द गैस इवॉल्व्ड इन अ टेस्ट ट्यूब, और इससे जो गैस निकल रही है उसे एक टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट करती है। यहाँ पूछा जा रहा है ए हाउ विल शी फाइंड द नेचर ऑफ द गैस, वो उस गैस की जो नेचर है वो कैसे पता लगाएगी। और बी राइट डाउन वर्ड इक्वेशंस, हमें वो इक्वेशंस भी लिखनी है ऑफ ऑल द रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन दिस प्रोसेस, जो इस पूरी प्रक्रिया में हो रही हैं। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। सबसे पहले ए कि उसकी गैस की नेचर का पता कैसे लगाएगी। एड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर, कुछ बूंदें हमें पानी की डालनी है टू द गैस इन द टेस्ट ट्यूब, जो टेस्ट ट्यूब में गैस है उसमें। आफ्टर शेकिंग दिस, इसे थोड़ा हम हिलाएंगे, तो उसके बाद टेस्ट द सॉल्यूशन विथ ब्लू लिटमस, उसके बाद उस सॉल्यूशन का हम टेस्ट करेंगे ब्लू लिटमस से। इट विल चेंज फ्रॉम ब्लू टू रेड, तो जो लिटमस है ब्लू वो रेड में चेंज हो जाएगा। 10 इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो गैस है वो एसिडिक है नेचर में, क्योंकि एसिड क्या करते हैं ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं। चलिए इसी का बी देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी इक्वेशंस हमें लिखनी होंगी, कौन कौन सी रिएक्शन यहाँ पर हो रही हैं। चारकोल रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन, यहाँ पर चारकोल जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रही है क्योंकि वो जल रही है और जलने का मतलब है ऑक्सीजन से रिएक्ट करना, टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ बन रही है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो चारकोल यानी C प्लस ऑक्सीजन यानी O2, ये दोनों मिलकर बना रहे हैं CO2, तो ये हो गई हमारी पहली इक्वेशन। आगे हम देखें तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी है, इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हमने एक टेस्ट ट्यूब में लिया था और उसमें कुछ पानी की बूंदें हमने डाली थी, तो उस वाटर के साथ ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिएक्ट करेगी। तो कैसे करेगी। कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिएक्ट्स विथ वाटर टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस पानी से क्रिया करेगी वाटर से और H2CO3 बनाएगी, कार्बोनिक एसिड बनाएगी, और इसी एसिड से वो ब्लू लिटमस रेड हुआ था, विच टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू रेड। तो यहाँ पर इसकी इक्वेशन होगी CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O यानी कि वाटर, दोनों ऐड होंगे प्लस, और फिर हमें देंगे H2CO3 कार्बोनिक एसिड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। वन डे रीटा वेंट टू ए ज्वेलर्स शॉप विथ हर मदर, एक दिन रीता अपनी माँ के साथ एक ज्वेलर्स की शॉप पर जाती है। हर मदर गिव ओल्ड गोल्ड ज्वेलरी टू द गोल्ड स्मिथ टू पॉलिश, उसकी माँ उस गोल्ड स्मिथ को पॉलिश करने के लिए अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी देती है। नेक्स्ट डे, अगले दिन, when they brought the jewelry back they found, जब वो अगले दिन ज्वेलरी वापस लाते हैं तो उन्हें क्या मिलता है, that there was a slight loss in its weight, उस ज्वेलरी का जो वेट था वो थोड़ा कम हो गया है। कैन यू सजेस्ट अ रीज़न फॉर द लॉस इन वेट, क्या आप बता सकते हैं कि इस लॉस का क्या कारण है, वो जो वेट कम हुआ उसका क्या रीज़न है। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या है।
इन द ज्वेलर्स शॉप, उस ज्वेलर्स की जो शॉप थी, जो दुकान थी, वहाँ क्या हुआ है, टू पॉलिश गोल्ड ज्वेलरी इट इज़ डिप्ड इन एन एसिड कॉल्ड एक्वारेजिया। इस ज्वेलरी को एक एसिड में डाला गया जिसे कि एक्वारेजिया कहते हैं। ये एक्वारेजिया बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा एक केमिकल है जो कि कई मेटल्स को घोल सकता है, डिसॉल्व कर सकता है। तो एक्वारेजिया में जब उस ज्वेलरी को डाला गया तो क्या हुआ, एक्वारेजिया डिसॉल्व द आउटर लेयर ऑफ गोल्ड। उस गोल्ड की जो आउटर लेयर थी उसे इस एक्वारेजिया ने डिसॉल्व कर दिया। सो द इनर शाइनी लेयर इज विजिबल। तो अंदर से नई चमकीली लेयर बाहर आ गई और वो चमकने लगी, गोल्ड ज्वेलरी पॉलिश हो गई उसकी। एज देयर इज अ लॉस ऑफ द आउटर लेयर, अब बाहर की जो आउटर लेयर थी वो तो हटी गई। सो देयर इज अ स्लाइट लॉस इन इट्स वेट, तो उसकी जो वेट था उसमें लॉस हो गई, सही थोड़ी सी कमी आ गई।